बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, P3 का हम पेपर कर रहे थे अक्टूबर 2022। हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। अब देखते हैं 5 ऑनवर्ड्स। सवाल ये कह रहा है भाई, सवाल कह रहा है कि सवाल कह रहा है कि द प्रॉफिट मेड बाय अ कंपनी P मिलियन इन पाउंड्स T years आफ्टर द कंपनी स्टार्टेड ट्रेडिंग इज मॉडल्ड बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दी हुई है। P is equals to 4t minus 1 completely over 10 plus 3 over 4 times ln t plus 1 over 2t plus 1 का होल स्क्वायर। और कहता है कि द ग्राफ ऑफ P अगेंस्ट T इज शोन इन फिगर 2। अकॉर्डिंग टू द मॉडल, पार्ट ए की रिक्वायरमेंट है भाई कि शो डैट एग्जैक्टली 1 year आफ्टर इट स्टार्टेड ट्रेडिंग द कंपनी हैड मेड अ लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 830,000 पाउंड्स। मतलब कि आपने करना क्या है कि इक्वेशन में t इज इक्वल टू 1 की वैल्यू रख देनी है, और आउटपुट आपका जो है वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली -830,000। ठीक है, क्योंकि हमें शो करना है कि कंपनी ने लॉस किया है। और इक्वेशन हमारे पास किस चीज़ की है? इक्वेशन हमारे पास है प्रॉफिट की। ठीक है भाई। सो t इज इक्वल टू 1 जो है इसके अंदर पुट करते हैं। सो 4 टाइम्स 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय ln। ln के अंदर आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1 + 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई। सो 4 - 1 ये हो गया 3, 3/10 ये हो गया 0.3। पहले 0.3 लिख दिया यहाँ पे, प्लस 3/4 टाइम्स ln के अंदर आर्गुमेंट क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 हो गया 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ln 2/9। ठीक है भाई। सो एक साथ ये पूरी चीज कैलकुलेटर में लिख दें। 0.3 प्लस 3/4 टाइम्स ln 2/9। ln के अंदर आर्गुमेंट, लॉग के अंदर आर्गुमेंट 2/9। तो ये आ रहा है -(-0.828058)। ठीक है भाई। सो अब ये वैल्यू जो माइनस में आ रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि आपके पास लॉस है। और आपको ये बताया हुआ है कि इक्वेशन जो है वो आपके पास P की है, और P जो है वो पाउंड्स में है, इन मिलियंस। यानी कि आपको पता है कि 1 मिलियन में होते हैं 6 जीरो। तो इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करा देंगे 0.828058 को मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन। 1 के आगे 6 मरतबा 0। ठीक है भाई। सो ये हो जाएगा 828,058 पाउंड्स लॉस, विच इज अप्रोक्सीमेटली a loss of 830,000 पाउंड्स। ये बात आ रही समझ में? बताइए, कोई स्टेप रिपीट करना है तो बोलो। इज इज क्लियर? ये आपका पार्ट ए हो गया। इतनी वर्किंग कर ली कॉपी? उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नहीं कॉपी की तो बता दो, वेट कर लूंगा। नेक्स्ट पेज पे क्या कहानी भाई? कहता है कि मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू नो द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच p इज इक्वल टू 0। शो दैट दिस वैल्यू ऑफ टी अकर्स इन द इंटरवल 6 से लेकर 7। ठीक है भाई। ये आपके पास टी का इंटरवल है 6 से लेकर 7 तक का। यानी कि पहले आप क्या करोगे? इनपुट ऑफ द फंक्शन रखोगे 6, और फिर उसकी चेक करोगे वैल्यू। फिर इनपुट ऑफ द फंक्शन आप रखोगे 7, और फिर चेक करोगे वैल्यू। मतलब कि आपके पास ये जो इक्वेशन है पी टी, इसको यूं कह लो कि पी टी इज इक्वल टू वॉट? पी टी इज इक्वल टू, ये आपके पास इक्वेशन है 4t - 1, 4t - 1 completely over 10 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय ln। ln के अंदर आर्गुमेंट क्या है? t+1/2t+1 का होल स्क्वायर। t+1 डिवाइडेड बाय 2t+1 का होल स्क्वायर। तो समझो आपके पास ये pt का फंक्शन है। पहले आप क्या करो? इनपुट ऑफ द फंक्शन रख दो 6, यानी कि 4 टाइम्स 6 - 1 completely over 10 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय ln। 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 6 + 1 इसका होल स्क्वायर। तो चेक करो क्या वैल्यू आ रही है। एक साथ ही पूरी चीज लिख दें कैलकुलेटर में।
4 times 6 minus 1 divided by 10 plus 3 over 4 multiplied by ln. लॉग के अंदर आर्गुमेंट क्या होगा, 6 plus 1 divided by 2 times 6 plus 1 इसका होल स्क्वायर। तो ये लिख दिया इन ब्रैकेट इन द डिनोमिनेटर। सो ये वैल्यू आ रही है -0.08799, -0.08799। अब आप क्या करें, जहां जहां आपने 6 रखा हुआ है वहां वहां रख दें 7। तो 4 times 7 minus 1 divided by 10 plus 3 over 4 multiplied by ln। 7 plus 1 divided by 2 times 7 divided by 2 times 7 plus 1 का होल स्क्वायर। तो जहां पे आपने कैलकुलेटर में 6 लिखा हुआ था ना, वहां वहां 7 लिख दें, ताकि वो फिर से पूरा लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है भाई, तो वो जहां पे 6 लिखा था वहां पे 7 लिख दो। तो ये वैल्यू आ रही है 0.19751, 0.19751। ठीक है ना भाई। सो हम कहेंगे देर इज अ साइन चेंज, देर इज अ साइन चेंज इन द इंटरवल, देर इज अ साइन चेंज इन द इंटरवल 6 से लेके 7 तक। ठीक है। देयरफॉर देयरफॉर रूट लाइज इन दिस इंटरवल, देयरफॉर रूट लाइज इन दिस इंटरवल। और रूट हमारे पास आएगा किस तरह, वो रूट हमारे पास आएगा इस तरह, व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल टू 0, यानी कि p इज इक्वल टू 0, यानी कि पी टी का जो फंक्शन है डेट इज केप्ट इक्वल टू 0। तो जो t की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी वो 6 से लेके 7 के बीच में आएगी। ये बात समझ आ रही है भाई? कोई मसला यहाँ तक? बोले। सर, जी। पिछला पार्ट एक सेकंड दिखा सकते? जी। कोई मसला? ओके स्टेप सर। रिपीट करना है? ओके। उसके बाद पार्ट सी क्या कह रहा है, पार्ट सी कह रहा है शो दैट द इक्वेशन p इज इक्वल टू 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। ठीक है ना भाई। सो हमें इस फॉर्म में लेकर आना है, इसके 2 मार्क्स हैं पार्ट सी के। करते हैं इसको सॉल्व। यानी कि p को जब आप 0 के इक्वेट करोगे तो क्या होगा कि भाई 4t-1 कंप्लीटली ओवर 10 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय ln t प्लस 1/2 t प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है ये जो हमारे पास t है ना, ये 4t-1/10 के अंदर जो t है, हमने इसको बनाना होगा पहले सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये इक्वेशन को अरेंज करके हम इस तरह लिख देते हैं कि 3/4 मल्टीप्लाइड बाय ln t+1/2t प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू माइनस की साइन मल्टीप्लाई बाय 4t-1 कंप्लीटली ओवर 10। अब ये जो लॉ के अंदर जो आर्गुमेंट है, इसके अंदर जो t है ये कोई सब्जेक्ट नहीं बन रहा। वो क्यों नहीं बन रहा, वो हमें पहले ही देख के पता चल रहा है कि यार ऐसी फॉर्म लेकर आनी जहाँ पे ln एग्जिस्ट करेगा। इसके अंदर जो आर्गुमेंट है, इसके अंदर जो t का वेरिएबल आपके पास है, ये सब्जेक्ट नहीं बन रहा है ना। अगर वो बन रहा होता तो फिर जो रिक्वायर्ड फॉर्म होती ना वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म होती, यानी कि ln का इनवर्स होता। जबकि ऐसा नहीं है ना भाई। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ठीक है ना भाई। सो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय ln के अंदर आर्गुमेंट किया है t+1 डिवाइडेड बाय 2t+1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, मैं काम ये करूंगा कि भाई मैं इस माइनस की साइन को मैं करा दूंगा मल्टीप्लाई, यानी कि -4t+1 कंप्लीटली ओवर 10। मैंने क्या करा, इस माइनस की साइन को इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है। सो अब जब मैं
-4t+1 को सब्जेक्ट बना दूंगा, सो -4t+1 विल बी इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁴, मतलब यूं समझो कि 3/4 इज कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड बाय ln t+1 डिवाइडेड बाय 2t+1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये कहानी हो रही है। तो अब हम एक काम करेंगे, इसको इस तरह लिख देंगे कि आपके पास 1 - 3 × 10⁻⁴, जो कि आपके पास सिंप्लीफाई होकर 15/2 बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय ln t+1 डिवाइडेड बाय 2t+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 4t। ठीक है, और जब आप t को सब्जेक्ट बनाओगे, सो t विल बी इक्वल्स टू 1/4 इज कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वॉट, तो ये 3 × 10⁻⁴ किया तो ये 15/2 हो गया। सो 1 - 15/2 मल्टीप्लाइड बाय ln t+1 डिवाइडेड बाय 2t+1 का होल स्क्वायर, इस तरह करके लिख दिया। ठीक है ना भाई, लेकिन इस तरह की फॉर्म हमें चाहिए नहीं, जिस तरह हमें रिक्वायर्ड है वैसा हम लेकर आएंगे। ये ऊपर की वर्किंग मैं रेज कर रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ स्टेप आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, और ln के अंदर, लॉग के अंदर जो आर्गुमेंट है वो भी थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, तो अब पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको एक्सपेंड करा दूं, तो ये t = 1/4 -15/8 मल्टीप्लाइड बाय ln के अंदर आर्गुमेंट क्या है, t+1 डिवाइडेड बाय 2t+1 का होल स्क्वायर। इस स्टेप तक कोई मसला, पहले ही बताओ। अब आपने करना ये है कि देखो, आपको एक रूल ये पता है कि ln 1/a जो होता है ना, वो क्या नाम है, वो -ln a के इक्वल होता है। ln 1/a जो है वो -ln a के इक्वल होता है। अब ln 1/a की बात की जाए तो क्या मतलब, ln 1 -ln a। अब चूंकि ln 1 इज इटसेल्फ इक्वल टू 0, तो ये हो जाता है फिर 0 -ln a, जिसको हम बोल देते हैं -ln a। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बेसिकली इस आर्ग्यूमेंट की बात करूं 1/a, इस 1/a को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं a में। अब ये 1/a को a में कन्वर्ट करने का जो सीन है वो एग्जैक्टली exactly है क्या, कि आप इस फ्रैक्शन को उल्टा कर रहे हो, यानी कि 1/a के फ्रैक्शन को आप उल्टा करके a/1 बना रहे हो, तो लॉग के साथ माइनस की साइन मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लॉग के अंदर यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है t+1/2t+1 का होल स्क्वायर, इसको अगर मैं 2t+1 का होल स्क्वायर अपॉन t+1 में कन्वर्ट करूं, तो फिर माइनस की साइन बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस बात से एग्री करते हो भाई, बताओ। यानी कि ये t = 1/4 -15/8, और फिर मल्टीप्लाइड बाय माइनस की साइन मल्टीप्लाई बाय ln 2t+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय t+1। ये स्टेप आया समझ में? बताइए प्लीज, या मैं फिर से रिपीट करूं? बोलो जल्दी, ये स्टेप आया समझ में? पक्की बात? ठीक है ना। सो अब ये -15/8 इस माइनस की साइन के साथ मल्टीप्लाई होके 15/8 बन जाएगा। देयरफॉर t = 1/4 +15/8 मल्टीप्लाइड बाय ln 2t+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय t+1। दिस इज सपोज टू बी और फाइनल आंसर, आपने इस फॉर्म में शो कर दिया। अब ये जो मैंने शुरू में जो स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, आप थोड़े से स्टेप को कम भी कर सकते हो। वो तो क्या है कि मैं एक एक डिटेल बताने के लिए, एक एक स्टेप की डिटेल बताने के लिए मैंने हर स्टेप में अलग अलग चीजें परफॉर्म की हैं, वरना आप थोड़े से स्टेप्स जो है वो अवॉइड करके भी आप यहाँ पे इस पॉइंट तक पहुंच सकते हो। ये बात समझ आ रही है भाई? कोई मसला है यहाँ तक? इज इज क्लियर? भाई कोई स्टेप रिपीट करना है? उसके बाद हम देख लेते हैं पार्ट डी। पार्ट डी का कह रहा है भाई, यूजिंग द आइट्रेशन फॉर्मूला। चूजिंग द आइट्रेशन फॉर्मूला। अब बाहर जो हमारे पास टी है, यहाँ पे रख देंगे n+1, और अंदर हमारे पास जहां जहां टी है वहां वहां टी एन आ जाएगा। और कहता है इनिशियल वैल्यू है t1 = 6। अब इसको टी नॉट नहीं कहा हुआ इन्होंने, उसको इनिशियल वैल्यू को t1 का है, तो हमने t2 की वैल्यू निकालनी है, और हमने t6 की निकालनी है वैल्यू, गिविंग और आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है भाई, तो ये कहानी है। ये मैं वर्किंग सारी इरेज कर रहा हूँ, और कॉपी नहीं की है तो बता सकते हो। ठीक है भाई, सो हमारे पास ये
आइटरेटिव फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ये आइटरेटिव फॉर्मूला है Tn+1 इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 15/8 मल्टीप्लाइड बाय ln। ln के अंदर आर्गुमेंट क्या है? 2Tn+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Tn+1। और T1 की वैल्यू हमारे पास 6 है। T1 की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो T2 किस तरह आएगा भाई? T2 इस तरह आएगा कि 1/4 प्लस 15/8 मल्टीप्लाइड बाय ln 2T1+1 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1+1। यानी कि T1 की जगह 6 लिख देंगे, यानी कि T2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 15/8 मल्टीप्लाइड बाय ln 2 टाइम्स 6+1 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6+1। तो ये पूरी चीज कैलकुलेटर में लिख दें आप। तो T1 की जगह हम जो है वो 6 लिख देंगे, तो जाके हमारे पास T2 की जो वैल्यू आ रही है, T2 की वैल्यू आ रही है 6.21998। 6.21998। और कहता है कि हमें इनकी वैल्यूज बतानी है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, सो हम यहाँ पे T2 की वैल्यू बता देंगे 6.220। 6.220। फिर एक काम ये करेंगे, जहां जहां हमने कैलकुलेटर में 6 लिखा हुआ है ना, वहां वहां हम लिख देंगे ANS आंसर। वहां वहां हम ANS लिख देंगे, यानी कि आंसर का फंक्शन। तो जब ये काम हमने किया तो हमारे पास T3 की एक आई वैल्यू। अब देखो हमें यहाँ पे डायरेक्टली T6 बताना है, लेकिन वो मैं फिर भी यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी T3 T4 T5 भी लिख देता हूँ। सो T3 की वैल्यू आ रही है 6.287। फिर T4 एक बार और इक्वल टू दबाया तो 6.307। फिर T5 यानी कि एक बार और इक्वल टू दबाया तो 6.312। एंड इवेंचुअली आपके पास पे T6 आ जाएगा एक बार और इक्वल टू दबा के, जो कि 6.314 आ रहा है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये T2 की जो वैल्यू लिखी और हमने T6 लिखा है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ये हमारी रिक्वायरमेंट का हिस्सा था। ये बात समझ आ रही है? बताइए, इज इट क्लियर? कोई मसला है यहाँ तक? उसके बाद पार्ट नो ई क्या सर। कह रहा है? पार्ट ई कह रहा है हेंस फाइंड अकॉर्डिंग टू द मॉडल हाउ मेनी मंथ्स इट टेक्स इन टोटल फ्रॉम व्हेन द कंपनी स्टार्टेड ट्रेडिंग फॉर इट टू मेक अ प्रॉफिट। ठीक है भाई, जिस दिन से कंपनी स्टार्ट हुई, जिस दिन से हमारी कंपनी स्टार्ट हुई है, हमें प्रॉफिट बनाने में कितने महीने लगे हैं। अब आप ये देखो कि भाई शुरू में कंपनी आपकी जा रही थी लॉस में, ऐसा ही ना? क्योंकि आपने देखा कि जब कंपनी स्टार्ट हुई है उसके 1 साल बाद, यानी कि T=1 जब आपने रखा, T=1 जब आपने रखा तो आपकी कंपनी लॉस बना रही थी 8,30,000 पाउंड का अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो शुरू के सालों में बन रहा होगा लॉस। और फिर जब टी की वैल्यू आपके पास कोई 6.314 तक करके आई है, क्योंकि ये सक्सेसिव आइट्रेशंस आपको यहाँ पे बता रही हैं टी की वैल्यूज ना, यानी कि ये कन्वर्जिंग अप टू अ रूट ऑफ 6.314। अभी जो कैलकुलेटर में आपके पास ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आइट्रेटिव सीक्वेंस चलता हुआ आ रहा है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, बार बार आप इक्वल टू दबाते रहो तो आपके पास ये जो है वो 6.315 तक फिर ये टी की आपके पास एक वैल्यू आ रही होगी। ठीक है ना भाई? सक्सेसिव आइट्रेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, एक के बाद एक। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास 6.315 ईयर्स बाद आपके पास क्या होगा कि प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 0। और उसके बाद फिर आप प्रॉफिट कुछ कमाना स्टार्ट करोगे। ये बात आ रही समझ में? यानी कि भाई कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचने के लिए कुछ अरसा लगता है ना यार। इस कंपनी को 6 साल लग गए, 6 साल और कुछ महीने लग गए। यानी कि वो पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन हो, उसके बाद वो जितना ऑपरेट करते रहेंगे प्रॉफिट होता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी को अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में 6.314 ईयर्स लग गए। ये बात समझ आ रही है? बोलो प्लीज, बोलो भाई।
यस सर। सो अब आप ये देखो कि ये तो T6 की वैल्यू 6.314 थी ना, ये रिक्वायरमेंट में थी। लेकिन सक्सेसिव आइट्रेशन आप देखते रहो, आपने 3 4 बार 5 6 मरतबा 8 10 मरतबा इक्वल टू और दबाया, तो आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू इस तरह बन रही है कि 6.315। लेकिन आप उसको इस तरह लिख दो, आप इसको इस तरह लिख दो कि T इज इक्वल टू 6.31487 तक। यानी कि अब मंथ्स की बात कर रहे हैं, मंथ्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब 6 years प्लस 0.31487 मंथ्स। लेकिन अब हमें नंबर ऑफ मंथ्स बताने हैं, नंबर ऑफ मंथ्स जो है वो हमने बताने हैं। अब भाई 6 साल में कितने महीने होते हैं, 6 × 12 किया तो ये 72 महीने, 72। अब आप क्या करोगे, 0.31487 को भी 12 से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो 0.31487 को मल्टीप्लाई बाय 12 किया, यानी कि 3.77 तो टोटल महीने कितने लगे, टोटल महीने लगे 72 प्लस 3.77844 मंथ्स लगे। यानी कि 75.77844। यानी कि इस पॉइंट पे आके उनका लॉस हो जाएगा जीरो। जब लॉस जीरो, इसका मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद फिर ये प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद ये प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो समझो 75.777844 को फिर हम लिख देंगे 76 मंथ्स। 76 मंथ्स, अप्रोक्सीमेटली 76 मंथ्स बाद क्या होगा कि कंपनी प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगी। ये बात समझ आ रही है, बताइए। सही है, आप दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? भाई ये जी जब कंपनी सर। स्टार्ट हुई, जब ये कंपनी स्टार्ट हुई, हमने जब T = 1 रखा इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास आया था लॉस 8,30,000 पाउंड्स का। ऐसा ही है। तो भाई एक पॉइंट ऐसा आया कि जहां पे हमारा प्रॉफिट हुआ इक्वल टू जीरो। ये T6 = 6.314, ये जो टी की एक कन्वर्जेंट वैल्यू है, जिस वैल्यू की तरफ टी अप्रोच कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, एक कन्वर्जिंग रूट जो आया है 6.31487, इसका मतलब क्या है, ये वो लम्हा होगा जब प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। भाई प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो यानी कि लॉस इज इक्वल टू जीरो। ऐसा पॉइंट जहां पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन। ये कहते हैं हम अकाउंटिंग की टर्म्स में। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि जल्द अज जल्द ब्रेक इवन पॉइंट अचीव किया जाए। ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के लिए इनको 6.314 ईयर्स लग गए। हमें बस 6.314 की वैल्यू बतानी है इन मंथ्स। ये बात समझ आ रही है, मतलब कि 6.31487 की वैल्यू ये हमें बतानी है इन मंथ्स। मतलब सीधा आप यहाँ पे ये जो मैंने अलग से जो वर्किंग की है ना, थोड़ी सी लंबी सब बात समझाने के लिए, आप सीधा 6.31487 को ही करा दो मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपके पास ये अप्रोक्सीमेटली 76 मंथ्स आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है। जी सर, यस समझ आ गया। ये कहानी है, यानी कि 76 मंथ्स लगेंगे उनको उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए जहां पे प्रॉफिट विल बी इक्वल टू जीरो एंड लॉस विल बी इक्वल टू जीरो। उसके बाद फिर ये कमाएंगे प्रॉफिट। सबको आ रहा है समझ में भाई? बता दो। सर ये टी की वैल्यू जो आपने ली है, ये इन्होंने मतलब हमें ये लेनी होगी आखिरी वाली जो, हाँ कैसे ये हमें जो, पता चला कि? भाई देखो असल में ना इनकी रिक्वायरमेंट देखो, पार्ट डी में ये थी कि T2 बताओ और T6 बताओ। तो T6 और T2 हमने बता दिया करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन T6 निकालने के बाद आपने 5 6 मरतबा इक्वल टू दबाया और आपको दिख रहा है कि यार इट इज कन्वर्जिंग अप टू अ रूट ऑफ 6.31487, राइट? एग्रीड और नॉट? जी सर। तो कल इस बात को तकाजा कर दी कि भाई जिस चीज की तरफ आपका रूट अप्रोच कर रहा है, जिस वैल्यू की तरफ आपकी वैल्यू अप्रोच कर रही है, उसको कंसिडर करेंगे हम। इसीलिए हमने 6.31487 लिया। ये बात समझ आ रही है? बोलो यस भाई। सर। इवन का अगर आप 6.314 भी ले लो, उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करा दो, आपके पास 75.768 तक आ रहा है, तो आप उसको 76 मंथ्स लिख दें। सिंपल। इतना बड़ा कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर तरीका बेहतर यही है कि आप ये 6.314 हेवन को इस्तेमाल करेंगे। ये बात समझ आ रही है? जी सर, क्लियर। कोई स्टेप रिपीट करवाना है किसी ने? यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
सवाल कह रहे हैं भाई इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू 2 + 3 sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x शो डैट कि भाई dy ओवर dx इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 10x प्लस b sec x प्लस c डिवाइडेड बाय sec x प्लस 2 sin x वेयर a b एंड c आर इंटीजर्स टू बी फाउंड। ठीक है भाई, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल, यानी कि इक्वेशन ऑफ द कर्व हमारे पास किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय v की फॉर्म में। ठीक है ना भाई, सो u is equals to 2 plus 3 sin x. U is equals to 2 plus 3 sin x. Therefore, u dash is equals to what? 3 multiplied by cos x. ठीक है भाई, v is equals to cos x plus sin x. v dash is equals to, भाई cos को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन आता है, और साइन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो cos आता है। ठीक है भाई, तो ये माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, यानी कि यूं समझो कि v डैश इज इक्वल्स टू cos x माइनस sin x। इस बात में कोई मसला? ठीक है भाई, सो व्हेन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन द फॉर्म ऑफ u ओवर v, सो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू vu डैश, ये सीक्वेंस याद रखना है, vu डैश माइनस uv डैश एंड देन डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, vu डैश माइनस uv डैश एंड देन डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको फॉर्मूला शीट में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जब v को मल्टीप्लाई कराया विद u डैश, तो हमारे पास क्या आया, cos x प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3 cos x माइनस, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लिख देंगे u मल्टीप्लाई बाय v डैश, यानी कि 2 + 3 sin x टाइम्स cos x माइनस sin x एंड देन इट इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, यानी कि कंप्लीटली डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। इस स्टेप तक कोई कंफ्यूजन बताइए? तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंशन एंड सिंप्लीफिकेशंस। सो पहले 3 cos x को आपने cos x से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये 3 cos² x हो गया, प्लस 3 × sin x मल्टीप्लाई बाय cos x, और फिर माइनस की साइन है, और पहले आप यहाँ पे इन दो ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करा दो। पहले आपके पास 2 × cos x हो गया, फिर -2 sin x, फिर उसके बाद 3 sin x cos x हो जाएगा, यानी कि +3 टाइम्स sin x टाइम्स cos x, और फिर 3 sin x जो है वो -sin x से मल्टीप्लाई होके -3 sin² x हो जाएगा। ठीक है, एंड देन इट इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है ना भाई, इसको हम एक्सपेंड करा देते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², यानी कि cos x b की जगह लिख दिया आपने sin x, b की जगह लिख दिया आपने sin x। तो अब आपने यहाँ पे एक्सपेंशन करानी है, सिंप्लीफिकेशन करानी है। सो देयर फॉर 3 cos² x प्लस 3 sin x टाइम्स cos x, फिर उसके बाद -2 cos x लिख देंगे। ठीक है, फिर +2 sin x, फिर उसके बाद -3 टाइम्स sin x मल्टीप्लाई बाय cos x, एंड देन +3 sin²x। ठीक है भाई, एंड देन इट इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय व्हाट, इट इज डिवाइडेड बाय cos² x प्लस 2 sin x मल्टीप्लाई बाय cos x प्लस sin²x। अब पहले जरा ये चेक कर लो क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं। ये 3 sin x मल्टीप्लाई बाय cos x और ये -3 मल्टीप्लाई बाय sin x मल्टीप्लाई बाय cos x, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, और ऊपर क्या बच रहा है आपके पास, 3 cos² x प्लस 3 sin² x प्लस 2 sin x -2 cos x डिवाइडेड बाय, अब ये cos² x प्लस sin² x की जगह हम लिख सकते हैं 1, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो दिस इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टाइम्स sin x मल्टीप्लाई बाय cos x। इस बात में कोई कंफ्यूजन बताइए? और अब क्या कर सकते हैं,
ऊपर हम यहाँ पे जब 3 को कॉमन लेंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड देन प्लस 2 sin x माइनस कॉस एक्स एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय 1 + 2 टाइम्स sin x मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। अब यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख दूंगा 1, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो फिर फाइनली हमारे पास अभी फिलहाल ये आया है कि 3 + 2 sin x माइनस 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 + 2 टाइम्स sin x मल्टीप्लाई बाय cos x। इस स्टेप तक कोई मसला, पहले तो ये बताओ। ठीक है भाई। अब आपने एक ऐसी फॉर्म लेकर आनी है जहां पे सेक भी इन्वॉल्व हो जाए, ऐसी फॉर्म लानी है। अभी आपको कहीं इन्वॉल्व होता हुआ दिख नहीं रहा है ना सेक एक्स, ठीक है ना भाई। तो आप क्या करें, एक स्टेप परफॉर्म कर लें, एक स्टेप परफॉर्म कर लें कि मल्टीप्लाई बाय सेक एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स। इसका इफेक्ट ये होगा कि सेक एक्स और सेक एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा और बिल्कुल उसकी वैल्यू इसके इक्वल तो आ जाएगी, लेकिन क्या है कि एक दूसरी इक्विवेलेंट फॉर्म बन जाएगी। और फायदा ये होगा कि ऐसी फॉर्म बन जाएगी जहां पे सेक इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अभी आपने देखा यहाँ पे सेक इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना भाई। सो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक स्टेप परफॉर्म कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई बाय सेक एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये बन जाएगा 3 × सेक एक्स प्लस 2 × साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय सेक एक्स माइनस 2 × कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय सेक एक्स एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय sec x plus 2 times sin x मल्टीप्लाई बाय cos x मल्टीप्लाई बाय sec x। ठीक है भाई। अब आप ये देखो कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 sec x, ठीक है, और प्लस 2 × sin x है एंड मल्टीप्लाई बाय sec x है। अब मैं sec की जगह लिख सकता हूँ 1/cos, sec की जगह लिख सकता हूँ मैं 1/cos। तो मैंने sec की जगह लिख दिया 1/cos। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय cos x मल्टीप्लाई बाय 1/cos, ठीक है। और आपको पता है एंड में क्या होने वाला है, वही फॉर्म आने वाली है जो कि रिक्वायर्ड है। नीचे हमारे पास एक सेक एक्स ऑलरेडी चाहिए, हमें दिख रहा है रिक्वायर्ड फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर हमने उसको सेक की ही फॉर्म में लिख के रहने दिया। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, +2 टाइम्स sin x मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/cos x। आगे आपको पता है क्या होने वाला है, ये कॉस कैंसिल, ये जो साइन ओवर कॉस है ये बन गया टेन, और ये कॉस कैंसिल। और फाइनली आपकी फॉर्म अचीव हो गई। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ विद ग्रीन पेन। ठीक है भाई। सो ये हो गया 3 sec x प्लस 2 tan x -2 एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय sec x प्लस 2 sin x। लेकिन उस फॉर्म में लेकर आना है जैसे कि सवाल में रिक्वायर्ड है, तो 10 की टर्म पहले लिख दें 2 tan x, फिर उसके बाद आप लिख दें +3 sec x एंड देन -2 and then it is divided by sec x plus 2 sin x। सो जब कंपैरिजन किया तो साफ पता चला भाई कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -2। कोई मसला भाई यहाँ तक, बताइए। अब चूंकि इन्होंने पूछा है कि वेर a b and c आर इंटीजर्स टू बी फाउंड, तो a b c आपको अलग से बताना भी पड़ेगा। ये बात क्लियर हो रही है, कोई स्टेप रिपीट करना है बताओ, इतना कर ले कॉपी। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई, आगे बाद एक स्केच है ऑफ द ग्राफ ऑफ C1, और C1 की इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू 5 माइनस मॉड ऑफ 3x - 22। पार्ट ए की रिक्वायरमेंट है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्ट 1, कहते हैं द वर्टेक्स ऑफ C1, यानी कि ये जो जिस पॉइंट से ग्राफ आपका जो है वो टर्न हो रहा है, मतलब इस पॉइंट से फिर आपका ग्राफ नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है भाई। सो आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू 5। तो पूरी इक्वेशन को जब आप इक्वेट कर दोगे 5 के, जब पूरी इक्वेशन को आप 5 के इक्वेट कर दोगे, तो यहाँ पे 5 और 5 हो जाएंगे कैंसिल आउट।
5 and 5 will be cancel out। ठीक है ना भाई। सो बचेगा क्या कि मॉड ऑफ 3x माइनस 22 विल बी इक्वल टू 0, या यूं कह लो कि माइनस के साइन मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ 3x माइनस 22 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x माइनस 22 विल बी इक्वेटेड टू 0 एंड x विल बी इक्वल टू 22 ओवर 3। x इज इक्वल टू 22/3 हो जाएगा। तो हमने वर्टेक्स के बताने कोऑर्डिनेट्स, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ x, y, तो 22/3, 5 हो जाएगा। ये आपका पार्ट वन हो गया। उसके बाद पार्ट टू का कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ C1 विद द y एक्सिस। तो उसके लिए आपको इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। सो 5 माइनस मॉड ऑफ 3 टाइम्स 0 माइनस 22, यानी कि 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 22, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 22 क्या हो जाएगी, 22। सो ये 5 माइनस 22 हो गया, यानी कि -17। लेकिन हमने वाई इंटरसेप्ट के बताने हैं कोऑर्डिनेट्स, यानी कि आंसर हो जाएगा 0, -17। ये काम करने के 2 मार्क हो गए। उसके बाद पार्ट भी कहता है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ C1 विद द एक्स एक्सिस, यानी कि आपने एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने, यानी कि आपने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है कि 5 माइनस मॉड ऑफ 3x माइनस 22 विल बी इक्वेटेड टू 0, यानी कि 5 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 3x माइनस 22। 5 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 3x माइनस 22, यानी कि ये मॉड का आपके पास केस नंबर वन, एक तरफ मॉड का फंक्शन और दूसरी तरफ आपके पास एक कांस्टेंट टर्म। सो मॉड ऑफ 3x माइनस 22 इज इक्वल्स टू 5, यानी कि जब मॉड हटेगा सो 3x माइनस 22 विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, यानी कि 3x माइनस 22 की एक वैल्यू 5 के बराबर है, लिहाजा x इज इक्वल टू 5 प्लस 22 कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 3। 5 प्लस 22 होता है 27, 27/3 होता है 9। x की एक वैल्यू आती है आपके पास 9, और दूसरी 3x माइनस 22 विल बी इक्वेटेड टू -5, लिहाजा x इज इक्वल टू -5 प्लस 22 एंड देन डिवाइडेड बाई 3। सो -5 प्लस 22 ये हो गया 17 एंड 17/3। x की एक वैल्यू 17/3 आ रही है। कोई मसला यहाँ तक, बताइए। x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 17/3, दिस इज योर आंसर। ये आपका पार्ट ए और पार्ट बी हो गया। उसके बाद अगले पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट सी और डी है। ठीक है भाई। सो कहता है इन्होंने आपको एक ग्राफ बना के दिया हुआ है ऑन पेज 21, इट इज अ कॉपी ऑफ द फिगर 3। वहां पे हमने उसी पे हमने स्केच करना है कर्व C2 विद इक्वेशन y is equals to x square over 9 minus 9। ठीक है, आइडेंटिफाई क्लियरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C2 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मैं काम करता हूँ, वो जो ग्राफ इन्होंने आपको ऑलरेडी पेपर में बना के दिया हुआ है उसकी पिक्चर ले आता हूँ स्क्रीन पे। ठीक है भाई, तो यहाँ इस पेज पे ले आता हूँ। और C2 की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 1/9 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है भाई, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक ग्राफ बनेगा जिसका टर्निंग पॉइंट विल बी लीस्ट, यानी कि यू शेप्ड वाला क्वाड्रेटिक ग्राफ बनेगा। और x की जगह जब पुट करोगे 0 तो y की वैल्यू आएगी -9, यानी कि एक पॉइंट आपका हो जाएगा 0, -9। तो ये जो C1 का जो बेसिकली y इंटरसेप्ट है ये तो है -17, जैसा कि आपने देखा। तो C2 का जो टर्निंग पॉइंट है वो इससे ऊपर बनेगा, लेट से वो कुछ यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये कहानी। और दूसरी एक बात ये कि जब इसके x इंटरसेप्ट देखने जाओगे सो y विल बी इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर ओवर 9 विल बी इक्वल टू 9, यानी कि x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 81, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। तो आपको ये भी दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 9 जो है वो कर्व C1 का भी रूट है ना यार, कर्व C1 का भी रूट है। तो C2 का एक रूट है 9 और एक है -9, यानी कि ये वाला पॉइंट है 9, 0। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम बता देंगे कि ये 0, 0, -9 है, और ये वाला एक यहाँ पे पॉइंट बना देंगे -9, 0। ठीक है भाई, सो ये कहानी है। एक क्वाड्रेटिक ग्राफ स्केच कर देते हैं। ये बात समझ आ रही है भाई।
ये आपके पास C2 का कर्व हो गया, y इज इक्वल टू 1/9 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको और भी थोड़ा एक्यूरेट करके बना सकते थे आप शार्प पेंसिल से अपनी, लेकिन ये भी काफी है। ये क्लियर है भाई? बोलो। यस। उसके बाद आपके पास कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2। C1 और C2 के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बताने, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। यानी कि एक तरफ आपके पास इक्वेशन है 1/9 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 की, और एक तरफ आपके पास ये वाली इक्वेशन है 5 माइनस मॉड्यूलस ऑफ 3x-22। ठीक है भाई। सो हम क्या करेंगे, ऐसी फॉर्म बना लेंगे, एक तरफ मॉड का फंक्शन और दूसरी तरफ वो क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ 3x-22 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस 9, यानी कि मॉड ऑफ 3x-22 इज इक्वल टू 5 प्लस 9 क्या हो गया 14, यानी कि 14 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9। तो यूं समझो कि ये मॉड का हमारे पास केस नंबर 2 हो गया, एक तरफ मॉड का फंक्शन और दूसरी तरफ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि काम वही करेंगे कि 3x-22 विल बी इक्वल्स टू 3x-22 विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9। 14 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9। ठीक है भाई। तो पहले आप क्या करेंगे, 3x-22 इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9, इसको सॉल्व कर लेंगे। सो स्टेप क्या हो जाएगा आपका अगला कि 3x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस 22 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस 3x एंड देन माइनस 22 माइनस 14, यानी कि ये हो गया माइनस 36, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड्स। सो एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 36 को जब 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर ये यहाँ पे माइनस 324 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ये स्टेप आया समझ में? बोलो। ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो सिलसिला कुछ ऐसा है कि आपको जो ये बोला हुआ है ना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2, एक पॉइंट तो आपको ऑलरेडी पता है, एक पॉइंट तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो पता है, ठीक है ना? एक पॉइंट आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता है, आपने जो है वो ये दूसरा वाला पॉइंट निकालना है, ये रहा, आपने ये दूसरा वाला पॉइंट निकालना है। तो ये कहानी है। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 324 इज इक्वल 0, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 27 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स माइनस 324 एंड देन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1। ठीक है, तो ये अंडर रूट में क्या आ रहा है, 27 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स माइनस 324, ये आ रहा है 2025। सो अंडर रूट ऑफ 2025 क्या होता है, 45। सो माइनस 27 प्लस माइनस 45 एंड देन डिवाइडेड बाय 2। तो माइनस 27 प्लस 45 डिवाइड बाय 2, तो एक वैल्यू तो आ रही 9, वो हमें ऑलरेडी पता है, एंड माइनस 27 माइनस 45 एंड देन डिवाइड बाय 2, वो वैल्यू आ रही है माइनस में, तो ये तो हो जाएगी रिजेक्ट, ये नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक चाहिए वैल्यू जो कि 9 से छोटी हो लेकिन 0 से बड़ी हो। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि 3x-22 विल बी इक्वेटेड टू माइनस 14 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 9। ये बात समझ आ रही है? बताओ, ये बात क्लियर हो रही है? सो ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस 22 प्लस 14 इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस 3x और फिर 14 माइनस 22 क्या हो गया, ये हो गया आपके पास -8। -8 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। लिहाजा पूरी इक्वेशन को अगर आप -9 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये एक्स स्क्वायर
और फिर ये -27x x² -27x, और फिर उसके बाद -8 मल्टीप्लाई बाय -9 करा दो तो ये हो गया 72 प्लस 72, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हुई? बोलो भाई। सो इसको हम कर देते हैं फैक्टराइज, और 72 को लिखने का एक तरीका 24 टाइम्स 3 एडिशन करके -27 लाना है। सो x² -24x -3x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, यानी कि टेकिंग x is common multiplied by x minus 24, taking -3 as common multiplied by x minus 24, and this whole thing is equal to 0, यानी कि x minus 24 multiplied by x minus 3 is equal to 0। लिहाजा x की एक वैल्यू आएगी 24, जो कि ऑब्वियसली बात एक्सेप्टेबल नहीं होगी। x इज इक्वल टू 3 ही एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि ऐसी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी जो कि 9 से छोटी हो और 0 से ज्यादा हो। ठीक है ना भाई? सो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होगा। तो अब हमें करना क्या है, हमें जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। एक तो जो रूट है x इक्वल टू 9, उसके क्या है कोऑर्डिनेट्स, उसके है 9,0, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 को हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे। ठीक है, सो 3² डिवाइडेड बाय 9 एंड देन -9, तो ये हो गया -8, तो 3, -8, यानी कि 9,0 एंड 3, -8 इज योर आंसर। ये बात समझ आ रही है? बताइए प्लीज, ये क्लियर हो रहा है? ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते थे कि सिंस आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे देखो एक रूट हमने ऑलरेडी हमें पता है x इक्वल टू 9, हमें जो है पूरा इंटरेस्ट सिर्फ इस वाले रूट में है ना, तो आप क्या करोगे कि वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो फंक्शन है 5 माइनस मॉड्यूलस ऑफ 3x माइनस 22, सो 5 माइनस, और फिर क्या करते हैं कि माइनस की साइन मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 22 कर देते हैं, और फिर उसको इक्वेट कर देते हैं विद द कर्व। तो फिर जाके ये 5 + 3x -22 हो जाता है, और फिर इसको फिर इक्वेट कर देते हैं 1/9 मल्टीप्लाई बाय x² -9 के, और फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये बात समझ आ रही है? यानी कि ऐसा पार्ट ऑफ द ग्राफ बनता है जहां पे ग्रेडियंट आपका पॉजिटिव होता। ये बात क्लियर हो रही है? बताओ। तो वो -3x + 22 नहीं होगा? नहीं ना, देखो पहले माइनस की साइन है और अंदर पहले आप मतलब फिर इसको स्टेप में लिख दो ना। सही सर, वो एक्सपैंड करके हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिवली आप ये काम भी कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 9, ये दो रूट्स हैं लेकिन उनके बताने हैं कोऑर्डिनेट्स भी। ठीक है, तो ये 3, -8 एंड 9, 0, दिस विल बी योर आंसर। 3, -8 एंड 9, 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सवाल स्क्रीन पे ला रहा हूँ। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सवाल ये कह रहे हैं भाई, सवाल पढ़ लो गौर से। सवाल कहता है कि एक्सप्रेस एक्सप्रेस 8 sin x minus 15 cos x in the form of r multiplied by sin x minus alpha। ये r की कंडीशन है और अल्फा की कंडीशन है। गिव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ r एंड गिव द वैल्यू ऑफ अल्फा इन रेडियंस करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास हार्मोनिक फॉर्म है, इसको हम उसकी रिस्पेक्टिव आइडेंटिटी में ब्रेक करेंगे। सो r मल्टीप्लाई बाय साइन x माइनस अल्फा, यानी जब एक्सपेंड कराएंगे तो r मल्टीप्लाई बाय साइन x कॉस अल्फा माइनस r मल्टीप्लाई बाय कॉस x साइन अल्फा। और कंपैरिजन किससे चल रहा है भाई? कंपैरिजन चल रहा है 8 साइन x माइनस 15 कॉस x के साथ। कंपैरिजन के तो साफ पता चला कि भाई आपके पास जो है वो r कॉस अल्फा बराबर हो गया 8 के, और r साइन अल्फा बराबर हो गया 15 के। सो r² इज इक्वल्स टू 8² प्लस 15 का स्क्वायर। सो r इज इक्वल्स टू √64 प्लस 225। ठीक है भाई, तो 225 प्लस 64 क्या हो गया 289। सो r इज इक्वल्स टू √289, यानी कि r की वैल्यू 17 हो गई। एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स b ओवर a, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स
15/8। तो मसला यहाँ था किसी को, लेकिन कैलकुलेटर होना चाहिए रेडियन मोड में। हाँ, ओके, रिक्वायरमेंट है इन रेडियंस। सो 10 इनवर्स 15/8, दिस इज सपोज टू बी करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है, तो 1.081 1.081 रेडियंस। कोई मसला यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ओके मोइस, कोई बात नहीं। और जब आपने आर और अल्फा निकाल लिया है तो आपने एक्सप्रेस भी कर देना है, ठीक है? एक्सप्रेस भी कर दो उस फॉर्म में, यानी कि फाइनल जो स्टेप आपका होगा 8 sin x minus 15 cos x, दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? r मल्टीप्लाई बाय साइन x माइनस अल्फा की फॉर्म लिख देंगे, यानी कि 17 मल्टीप्लाई बाय साइन x माइनस 1.081। ये करके हमने लिख दिया, ये हमारा होना चाहिए फाइनल स्टेप। उसके बाद पार्ट बी से पहले कहता है कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग, एफ एक्स इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 16 साइन एक्स माइनस 30 कॉस एक्स, फिर एक्स इज ग्रेटर देन 0, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है भाई। सो सबसे पहले तो आप ये देखो कि एफ एक्स आपके पास जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 15 डिवाइडेड बाय 41 प्लस, भाई अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो टेकिंग 2 एस कॉमन मल्टीप्लाई बाय 8 साइन एक्स माइनस 15 कॉस एक्स। और आपने पार्ट ए में अच्छी तरह ये बात देख ली कि 8 साइन एक्स माइनस 15 कॉस एक्स की जगह आप उसकी आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि यार एफ एक्स इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 2 टाइम्स व्हाट, 8 साइन एक्स माइनस 15 कॉस एक्स की जगह हम लिख देंगे 17 साइन एक्स माइनस 1.081। ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन एफ एक्स की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। रिक्वायरमेंट क्या है? टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो ये तो उसी वक्त पॉसिबल होगा जब 41 प्लस 2 टाइम्स 17 साइन एक्स माइनस 1.081 ये मैक्सिमम होगा। एग्री और नॉट? मतलब आप यूं कह लो कि यार एफ एक्स की अगर आपने एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 15 डिवाइडेड बाय अ मैक्सिमम वैल्यू, इजंट इट? इस बात से एग्री करते हो भाई? बोलो, ये बात समझ आ रही है? 15 डिवाइडेड बाय अब मैक्सिमम वैल्यू करोगे तो जाके आपके पास फंक्शन की लीस्ट वैल्यू आएगी ना यार। सो हमें यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि यार साइन एक्स की जो प्रिंसिपल रेंज है -1 से लेके 1 तक, ठीक है? लीस्ट वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो अब साइन एक्स माइनस 1.081 की क्या हो जाएगी? सिंस ये क्या होगी, ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होगी, इससे रेंज इफेक्ट नहीं होगी, रेंज सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही 17 से मल्टीप्लाई कराओगे तो रेंज इफेक्ट हो जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 17 ऑन बोथ साइड हो जाएगा। तो 17 साइन एक्स माइनस 1.081, यहाँ पे लीस्ट वैल्यू विल बी -17 एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बी 17। तो इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, जिस पोर्शन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 17 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स माइनस 1.081, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 17। यानी कि एफ एक्स की जो लीस्ट वैल्यू आपने निकालनी है वो क्या हो जाएगी? 15 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 2 टाइम्स 17। इस बात से एग्री करते हो भाई? बताओ। 17 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो 34 होता है, लिहाजा 15 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 34, सो ये आ रहा है 1/5। पार्ट बी के पार्ट 1 का आंसर हो गया 1/5। दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, यानी कि मिनिमम। ये बात समझ आई? इज दिस क्लियर? एनी इशू इन दिस? बोलो जल्दी से। उसके बाद पार्ट बी का पार्ट 2 का कह रहा है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस मिनिमम वैल्यू अकर्स। अब सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि यार जब आप एफ एक्स को 1/5 के इक्वेट करोगे, एफ एक्स को 1/5 के जब आप इक्वेट करोगे तो क्या होगा कि 1/5 विल बी इक्वेटेड टू 15 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 2 टाइम्स 17 साइन एक्स माइनस 1.081। ऐसा ही है ना भाई? तो यार सोचने वाली बात क्या है, ये जो 1/5 आपके पास आया है ये कब अचीव हुआ है आपके पास? ये कब अचीव हुआ था? ये उस वक्त अचीव हुआ था
जब आपने 17 साइन एक्स माइनस 1.081 की एक मैक्सिमम वैल्यू ली थी ना भाई, जो कि 17 आई थी। तो इसका मतलब क्या है, मैं मतलब समझाना ही चाह रहा हूँ कि आपको ये पूरा स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसकी यहाँ पे करा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इवेंचुअली आप किस पॉइंट तक अचीव हो गए, इवेंचुअली एंड में आपके पास ये रह जाएगा कि 17 साइन एक्स माइनस 1.081 दिस विल बी इक्वल टू 17। कहने का मतलब ये है कि साइन एक्स माइनस 1.081 विल बी इक्वल्स टू 1। ये बात समझ आ रही है? ये स्टेप पूरा आपको शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे समझाना ये चाह रहा हूँ। करना चाहो तो कर सकते हो भाई, कोई मसला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इन दी एंड आपके पास यही चीज आएगी, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू 1/5 आई कब थी, जब आपने साइन एक्स माइनस 1.081 को 1 के इक्वल रखा था, यानी कि 17 साइन एक्स माइनस 1.081 को 17 के इक्वल रखा था। तो आपसे जस्ट ये कहा जा रहा है आसान अल्फाजों में, आपसे बस आसान अल्फाजों में कहा जा रहा है कि यार ये साइन एक्स माइनस 1.081 इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को यार सॉल्व करके दिखा दो बस। ये बात समझ आ रही है? और उसकी आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। तो हम एक सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे, ये मैं ऊपर की वर्किंग इरेज कर रहा हूँ पार्ट ए की, और इसकी वर्किंग मैं कर रहा हूँ इस बॉक्स के अंदर, इस डब्बे के अंदर। ठीक है भाई? सो आपसे भाई ये कहा जा रहा है कि इक्वेशन सॉल्व करो। आप कहोगे अच्छा अच्छा एक काम करते हैं यार, एक सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस 1.081। ठीक है? यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि यार साइन थीटा इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। अब आपको पता है साइन और कॉस की वैल्यू जब +1, -1 और 0 के इक्वल होती है तो वो ये एंगल्स बनाती है। तो ये वो एंगल्स बनाती है विच आर लाइंग आइदर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस ऑफ द यूनिट सर्कल। ठीक है ना भाई? जहाँ पे हर कोऑर्डिनेट आपके पास कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा की फॉर्म में होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है भाई? इस पॉइंट पर होती है जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। लेकिन बात किस में हो रही है? रेडियंस में हो रही है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई/2। ठीक है भाई? सो थीटा इज इक्वल टू पाई/2 और इसके मल्टीपल्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू मैं पाई/2 रखूंगा, तो इसका मतलब x माइनस 1.081 इज इक्वेटेड टू पाई/2, लिहाजा x विल बी इक्वल टू पाई/2 प्लस 1.081। ठीक है? तो ये क्या वैल्यू आ रही है जरा देखना, पाई/2 प्लस 1.081, तो ये आ रही है 2.65। 2.65 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बात समझ आ रही है भाई? बताइए, कोई मसला है यहाँ तक? कुछ स्टेप रिपीट करूं? ये पार्ट बी के पार्ट 2 का आंसर हो गया। बोलो भाई जल्दी से। अब सोचने वाली बात है कि सर आपने यहाँ पे ये जो थीटा की वैल्यू पाई/2 है ये क्यों ली? आप अगर चाहते तो यहाँ पे पूरा पीछे साइकिल चल के आके यहाँ पे जो वैल्यू आती है, यानी कि 90 में से आप 360 सब्ट्रैक्ट करें और उसको कन्वर्ट कर दें इन रेडियन, यानी कि -3 पाई/2। दूसरी वैल्यू पूरा साइकिल पीछे चल के आओ तो -3 पाई/2 आती है। तो -3 पाई/2 में जब आप 1.081 ऐड कराओगे तो क्या वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है? क्या मतलब देखो कि क्या वो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है? हरगिज नहीं आ रही। तो इसका मतलब यही वैल्यू ली जाएगी थीटा की पाई/2। ये बात क्लियर हो रही है? ऑलराइट, कोई स्टेप रिपीट करना है तो पूछ लेना। पार्ट सी कह रहा है स्टेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ द मिनिमम पॉइंट्स ऑन द कर्व विद इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 टाइम्स fx एंड देन -y वेयर x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई? तो पार्ट सी की कहानी क्या है भाई? कहता है कि स्टेट द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट्स ऑन द कर्व। आप देखो ओरिजिनल जो फंक्शन है fx, ओरिजिनल जो फंक्शन आपके पास fx है, इस पे जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पे किस चीज की बात कर रहे हैं? सिर्फ y के कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। यानी कि आपके पास जो fx की जो मिनिमम वैल्यू आई है वो क्या आई है? 1/5 आई है। वो क्या आई है? 1/5। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। यानी कि आपके पास ओरिजिनल फंक्शन पे एक पॉइंट आया है 2.65 1/5। अब ये जो 2.65 है ना, इससे हमारा कंसर्न नहीं है, जस्ट मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी बता दिया है। इस कोऑर्डिनेट के साथ हो क्या रहा है भाई? fx के साथ एक्चुअली क्या हो रहा है? fx के साथ ये हो रहा है कि वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही हैं दो। एक हो रहा है कि स्ट्रेच इन दी वाई डायरेक्शन विद फैक्टर 2 हो रहा है, और एक आपके पास ट्रांसलेशन बाय द कॉलम वेक्टर 0 - 5 है।
अब व्हेन fx इज ट्रांसफॉर्म्ड onto 2 times fx and then -5, तो बड़ी कोई ऑब्वियस सी बात है, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट का कोई कंसर्न भी नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी मैंने यहाँ पे 2.65 कॉमा 1/5 लिख दिया है फिर भी। ठीक है, हमारा कंसर्न सिर्फ इसके y कोऑर्डिनेट्स है बस। ठीक है भाई, तो अब ऑब्वियसली बात है यार, देखो दो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कंबाइन हो रही हैं, वी विल फॉलो द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। यानी कि एफ एक्स के साथ क्या हो रहा है कि 2 से वो मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि स्ट्रेच पहले होगा, ट्रांसलेशन बाद में होगा। सो व्हेन एफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म्ड ऑनटू 2 टाइम्स एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कि 1/5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस विल गिव यू 2/5। और फिर जब ट्रांसलेशन बाय द कॉलम वेक्टर 0 -5 हो रही है, तो 2/5 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2/5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो ये -23/5, -23/5 इज योर आंसर टू पार्ट सी, जस्ट फॉर 1 मार्क। ये बात समझ आ रही है भाई? स्टेप रिपीट करना है ये, बताइए प्लीज। इसके एक्स कोऑर्डिनेट से कोई कंसर्न नहीं है हमारा, सिर्फ वाई का पूछा था। तो ये बात क्लियर हो रही है? बताओ प्लीज जल्दी से, हरी अप हरी अप। ऑल राइट, उसके बाद पार्ट डी कहता है कि स्टेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एट विच अ मैक्सिमम पॉइंट अकर्स फॉर द कर्व विद इक्वेजन। वो इक्वेजन मैं जरा देख लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे वर्किंग की हुई थी, तो ये मैं पीछे की वर्किंग जरा रिमूव कर देता हूँ। कहता है स्टेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एट विच अ मैक्सिमम पॉइंट occurs for the curve with equation y is equals to माइनस की साइन मल्टीप्लाई बाय f2x, माइनस की साइन मल्टीप्लाई बाय f2x। ठीक है भाई, अब कहानी ये है कि देखो fx पे आपके पास एक पॉइंट आया है विच इज अ मिनिमम पॉइंट। सुनना जरा बात गौर से, fx पे आपके पास एक मिनिमम पॉइंट आया है। इसकी मैं वर्किंग कर लेता हूँ नीचे। fx के आपके पास एक fx के कर्व पे आपके पास एक पॉइंट आया है विच इज मिनिमम, जो कि क्या लिखा हुआ है 2.65, 2.65 कॉमा 1/5। ठीक है ना भाई? यार अब जब fx इज ट्रांसफॉर्म्ड ऑनटू माइनस की साइन मल्टीप्लाई बाय f2x, यानी कि स्ट्रेच इन द x डायरेक्शन विद फैक्टर हाफ भी हो रहा है एंड रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस हो रही है ना। अब जब ये एफ एक्स का ग्राफ जब रिफ्लेक्ट हो जाएगा इन दी एक्स एक्सिस, तो ये मिनिमम पॉइंट जो है, जो कि आप ऑलरेडी निकाल चुके हो एफ एक्स का, ये बन जाएगा मैक्सिमम। यानी कि दिस मिनिमम टर्निंग पॉइंट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट। ये बात आ रही समझ में? बताइए, बोलें प्लीज, हरी अप। इज इज क्लियर? जल्दी से बता दो यार, ये बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है, सिंस आपसे कह रहे हैं कि भाई देखो एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। ठीक है, तो वो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स आई है हमारे पास 2.65, उस पे हम अप्लाई कर देंगे स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन विद फैक्टर हाफ, क्योंकि जब वो रिफ्लेक्ट होगा इन द एक्स एक्सिस तो फिर कोऑर्डिनेट्स वर्टिकली मूव करेंगे, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट में फिर कोई चेंज नहीं आएगा। लिहाजा जस्ट क्या होगा कि 2.65 मल्टीप्लाई बाय हाफ हो जाएगा, तो ये 1.325। ठीक है भाई, यानी कि करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1.33, एक मार्क ये 1.33 लिखने का मिल गया। और थोड़ी सी वर्किंग आपने यहाँ पे शो भी कर दी ना, भी अगर शो करो जस्ट अगर 1.33 लिख दो तो भी एक मार्क मिल जाएगा, स्टेट बोला हुआ इन्होंने। ये बात समझ आ रही है भाई? बोलो जल्दी से।